तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग जेपीएससी मेंस पेपर 5 जो कि आपका इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स टोटल 4 ग्रुप में डिवाइडेड है, जिसमें से ग्रुप ए जो है, इस ग्रुप ए में टोटल 11 टॉपिक दिए हुए हैं। तो इनमें से 11 टॉपिक में से एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है आपका सार्वजनिक व्यय यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो ये पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि सार्वजनिक व्यय, इस टॉपिक में हम लोगों को क्या क्या कीवर्ड जानना चाहिए और इस टॉपिक से संबंधित हम लोगों को क्या क्या पढ़ना चाहिए, इन सभी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर हम लोग सिलेबस देखें तो सिलेबस में सिंपल लिखा हुआ है सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत, सार्वजनिक व्यय के वृद्धि के कारण और उसका अर्थव्यवस्था में प्रभाव, आंतरिक और बाहरी ऋण, ये सिलेबस में लिखा हुआ है। अब इस सिलेबस को हम लोग तोड़कर कैसे कैसे पढ़ते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सार्वजनिक व्यय यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है इसके बारे में। तो हम सभी को पता है कि जब केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर स्थानीय सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो आपका लोकल गवर्नमेंट है, तो ये इससे संबंधित यानी कि जब केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकारों से संबंधित लोक प्राधिकारियों यानी कि पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा किया गया जो व्यय है वही आपका लोक व्यय कहलाता है। और इसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि नागरिकों के सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना और उसका वृद्धि करना। कहने का अर्थ है कि लोगों का जो वांट्स है, कलेक्टिव रूप से बात की जा रही है, सामूहिक रूप से, कि कलेक्टिव वांट्स एंड डिजायर को फुलफिल करना, उनके नीड्स को फुलफिल करना। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और आपका जो है स्टेट गवर्नमेंट की जो भी पब्लिक अथॉरिटी है यानी कि जो भी लोक प्राधिकारी है, इनके द्वारा खर्च किया जाता है, इनके द्वारा व्यय किया जाता है। और ये जो है वो आपका सामूहिक नीड्स, वांट्स एंड डिजायर को फुलफिल करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको लोक व्यय के बारे में पूरा डिटेल से पता होना चाहिए कि लोक व्यय क्या है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो लोक व्यय है, तो एडम स्मिथ के अनुसार राज्य के 3 प्रमुख कार्य होते हैं। तो एडम स्मिथ के अनुसार राज्य के जो काम है वो टोटल 3 काम मेन है। एक है आपका सुरक्षा, सुरक्षा में आपका आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा दोनों आ जाएगा। आंतरिक सुरक्षा यानी कि ये जो है पैरामिलिट्री, इनकी बात की जा रही है, और जो बाहरी सुरक्षा यानी कि आर्मी की बात की जा रही है। इसके अलावा राज्य का एक और काम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्याय। तो न्याय आपका सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, ये सभी करता है गवर्नमेंट। और ये सभी जो है वो आपका लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये सभी किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा राज्य का एक और भी काम होता है जिसको बोलते हैं लोक कार्य। लोक कार्य यानी कि PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि PWD, यानी कि लोक निर्माण कार्य, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, लोक निर्माण कार्य। इसमें हम लोग विकास और कल्याण जो है कार्य को देखते हैं, जैसे कि मानव समाज का ये सभी पार्ट है। तो एडम स्मिथ के अनुसार राज्य का जो है वो 3 प्रमुख काम होता है, और इन्हीं तीनों काम में जो है वो राज्य का अधिकांश जो पैसा खर्च होना चाहिए, सुरक्षा में, न्याय में और आपका लोक कार्य में। तो इन सभी के बारे में हम लोगों को डिटेल से जानना होगा कि एडम स्मिथ के बारे में यहाँ पे आपको बतलाना होगा पूरा चीज़, है ना। और ये बता दीजिएगा आप। तो सार्वजनिक व्यय का एक बहुत अच्छा खासा इंट्रोडक्शन हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ते हैं इसी में कि वर्तमान समय में लोक व्यय के मात्रा में वृद्धि हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। तो वर्तमान समय में लोक व्यय के मात्रा में वृद्धि हो रहा है, इसके पीछे का कारण। तो इसके पीछे का कारण बहुत सारा है, हम लोगों को एक एक करके देखना पड़ेगा। पहला कि सरकार के कार्यों में वृद्धि, तो सरकार के भी काम में जो है वृद्धि हो रहा है। कृषि विकास हो रहा है तो कृषि विकास में वृद्धि हो रहा है, इसके कारण से आपका लोक व्यय में वृद्धि हो रहा है। औद्योगिक विकास हो रहा है तो औद्योगिक विकास हो रहा है तो गवर्नमेंट औद्योगिक विकास में भी अपना योगदान देगा, तो वहाँ पे खर्च करेगा, तो सरकार का पैसा जो है खर्च बढ़ रहा है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा में बढ़ती भागीदारी, तो सामाजिक सुरक्षा में भी भागीदारी बढ़ रही है, इसके कारण से भी गवर्नमेंट का जो है वो खर्च अब बढ़ रहा है। ये भी हम लोग जानते हैं। सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो जैसे कि आपका विधवा पेंशन, बीमा, बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्ति, वृद्धा पेंशन, ये सभी जो दे रही है सर गवर्नमेंट, ये सभी सामाजिक सुरक्षा है ना। तो इसमें भी जो गवर्नमेंट अपनी भागीदारी को बढ़ा रही है, तो इससे भी जो है गवर्नमेंट के ऊपर खर्च का जो है दर वो बढ़ रहा है। ठीक है। इसके अलावा देखते हैं हम लोग कि वैश्विक स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि। तो वैश्विक स्तर पर देखें तो वस्तु जो गुड्स एंड जो सर्विसेज है, इसका जो है इंटरनेशनल मार्केट में इसका क्या हो रहा है, दाम बढ़ रहा है। तो
फिर गवर्नमेंट को ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। ऐसे में सैन्य बजट में वृद्धि हो रहा है। जब हम लोग वैश्वीकरण की बात करते हैं तो यहाँ पे आतंकवाद भी, एक तरह से आतंकवाद का भी वैश्वीकरण हो रहा है। तो ऐसे में बाहरी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, ये सभी गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन के सामने आ रहा है। तो इनके ऊपर भी गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो वैश्विक स्तर पर वस्तुएं सेवाओं का मूल्य में वृद्धि, सैन्य बजट में वृद्धि, और आपका एक नया पॉइंट और भी आता है, वो है आपका त्वरित आर्थिक समृद्धि दर। तो त्वरित आर्थिक समृद्धि दर, जैसे कि आप एग्जांपल के लिए बात कीजिए पीपीपी मॉडल। तो पीपीपी मॉडल के अंतर्गत सरकार की भागीदारी अवसंरचनाओं के निर्माण में बढ़ रही है, और इस कारण लोक व्यय में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। वैश्विक काल में हम लोग देखते हैं कि समावेशी विकास और जो सतत विकास है, दोनों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य जो है अपना भागीदारी को बढ़ा रहा है और अपने कार्यों में लगातार वृद्धि कर रहा है, ताकि समावेशी विकास को भी पूरा कर सके और सतत विकास को भी हम लोग क्या कर सके, पूरा कर सके। जो सार्वजनिक व्यय के वृद्धि का ये सब प्रमुख प्रमुख कारण है। तो ये जो 7-8 गो कारण है, कम से कम 7 से 8 गो कारण अगर आप याद रखते हैं, कीवर्ड याद रखिएगा 7 से 8 को। बाकी बात इसके बारे में डिटेल से थोड़ा थोड़ा अपने बारे में अपने अपने स्तर पे इसको सोचना है। रट के तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, तो आपको जो है वो अपने स्तर पे इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि वर्तमान समय में जो है लोक व्यय की मात्रा में वृद्धि हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो 8 को कीवर्ड पता चल गया आपको, इसी कीवर्ड के आधार पर आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा। अब देखिए कि इसके बाद देख लीजिए कि सार्वजनिक व्यय का हम लोग वर्गीकरण करते हैं कि इसका क्या क्या वर्गीकरण होता है। तो सार्वजनिक व्यय का जो वर्गीकरण है ना, वो टोटल 5 प्रकार में दिखते हैं। 5 को इसका वर्गीकरण किया जाता है। 5 को वर्गीकरण कौन कौन किया जाता है वो देख लीजिए थोड़ा सा आप। 4 या 5 को बेसिकली है। पहला तो है आपका लाभ के आधार पे। तो लाभ के आधार पे भी इसका वर्गीकरण किया गया है सार्वजनिक व्यय का। और इसमें हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग काहन एवं प्लेन का भी वर्गीकरण कहते हैं। काहन और प्लेन दोनों ये अर्थशास्त्री है, इनका वर्गीकरण कहते हैं लाभ के आधार पे। इसके अलावा दूसरा होता है आपका आय के आधार पे, ये सेकंड हो गया आय के आधार पे, ठीक है। थर्ड हो जाएगा आपका जो है वो आपका कार्य के आधार पे, थर्ड हो जाएगा आपका कार्य के आधार पे। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकार्यात्मक, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकार्यात्मक, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग कार्य के आधार पे। कार्य के आधार पे भी हम लोग देखते हैं, है ना। और उसके बाद जो है कार्य के आधार पे जो है वो आपका सार्वजनिक व्यय को 2 भागों में बांटा जाता है। कार्य या फिर जो प्रकार्यात्मक आधार पे जो है 2 भागों में बांटा जाता है। एक आपका योजनागत व्यय और एक आपका गैर योजनागत व्यय। तो योजनागत व्यय क्या है, इनके बारे में पढ़ना होगा। गैर योजनागत व्यय क्या होता है, इनके बारे में पढ़ना होता है। उसके बाद चौथा जो वर्गीकरण का आधार है वो है आपका आर्थिक आधार पर वर्गीकरण। और आर्थिक आधार पे जो वर्गीकरण है इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है। आर्थिक आधार पे वर्गीकरण को भी कौन कौन 2 भाग है, तो एक आपका राजस्व व्यय और एक आपका पूंजीगत व्यय। तो आर्थिक आधार पे भी वर्गीकरण किया जाता है राजस्व व्यय और आपका पूंजीगत व्यय के रूप में, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। फिर एक एक करके सबके बारे में डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा कि लाभ के आधार पर क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में आपको बताना होगा 4-5 लाइन कि लाभ के आधार पर व्यय का वर्गीकरण कैसे कैसे किया जाता है, ये सभी आपको बताना होगा। तो हम लोग देखते हैं कि प्रसिद्ध कुछ फेमस इकोनॉमिस्ट है जैसे कि काहन और प्लेन, ये सभी लाभ के पर मतलब सार्वजनिक व्यय को 4 भागों में बांटते हैं और बोलते हैं कि वैसे सार्वजनिक व्यय जो संपूर्ण राष्ट्र या फिर सभी समुदायों के लिए लाभकारी हो, जैसे कि आंतरिक और बाहरी सुरक्षा पर होने वाले व्यय। ये पूरे सार्वजनिक व्यय है जो सभी राष्ट्र के, पूरे देश के लिए लाभदायक हो, सब पूरे देश के लिए लाभकारी हो, तो उसे उसको बोलते हैं। इसके अलावा देखिएगा तो वैसे सार्वजनिक व्यय जो किसी विशेष वर्ग पर जो है किया जाता है सार्वजनिक व्यय, किंतु उसका लाभ उस सभी समुदाय को पड़ता है, बराबर होता है। जैसे कि नौकरशाही में अगर खर्च कर रहे हैं तो उसका सभी के बराबर प्रभाव पड़ेगा। न्यायपालिका में खर्च होने वाला व्यय, इसका भी सभी के ऊपर बराबर, समुदाय के ऊपर सभी के जो है बराबर लाभ पहुंचेगा। वैसा सार्वजनिक व्यय जो किसी विशेष वर्ग जैसे किसी विशेष वर्ग से संबंधित व्यक्तियों पर किया जाता हो, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन सभी के ऊपर किया जाने वाला व्यय, इसको हम लोग बोलते हैं किसी व्यक्ति विशेष। इसके अलावा देखेंगे आप तो पाइएगा कि वैसा सार्वजनिक व्यय जो किसी विशेष वर्ग या किसी समूह से संबंधित हो एवं ऐसे व्यय का जो है प्रभाव उस वर्ग पर ही अधिक पड़ता हो, जैसे कि कृषि अनुदान, सब्सिडी। तो कृषि अनुदान दे रहे तो आपका जो है कृषि कर रहा है, खेती कर रहा है, उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। औद्योगिक सब्सिडी में जो उद्योग चला रहे हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। वंचित समूहों पर होने वाला व्यय। तो ये सब 4 को आधार दिया हुआ है। तो लाभ के आधार पर भी जो हम लोग जो है वो काहन और प्लेन के अनुसार 4 को दिखते हैं, 4 तरह का आधार, ठीक है। सेकेंड आता है आपका आय के आधार पे। फिर हम लोग आय के आधार पे पढ़ते हैं कि आय के आधार पे भी जो है वो
जो है सार्वजनिक व्यय को 4 भागों में बांटा जाता है। वो आप डिटेल से जब नोट्स पढ़िएगा ना तो नोट्स में इसको देखिएगा, नोट्स में ये सब दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसको वहाँ से भी कनेक्ट कीजिएगा आप, ठीक है, इसलिए घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी। तो आय के आधार पे ये देखिएगा। उसके बाद प्रकार्यात्मक वर्गीकरण, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्य के आधार पे, यानी कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन। और कार्य के आधार पे भी जो है सार्वजनिक व्यय है इसको 2 भागों में बांटा जाता है, एक है आपका योजनागत व्यय और एक आपका गैर योजनागत व्यय। योजनागत व्यय को हम लोग बोलते हैं प्लान्ड एक्सपेंडिचर और गैर योजनागत को बोलते हैं नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा हम लोग ये भी जानते हैं कि इस क्लासिफिकेशन को भारत में 2017 के बाद समाप्त कर दिया गया है। तो जैसे कि हम लोग 2017 से पहले हम लोग योजना आयोग पढ़ते थे, यानी कि 5 ईयर प्लान्स। उसके बाद 2017 से हम लोग योजना आयोग यानी कि 5 ईयर प्लान्स को बंद कर दिए और उसके स्थान पे हम लोग नीति आयोग शुरू किए हैं। और नीति आयोग का हम लोग देखते हैं कि एक तरह का 3 तरह का इसमें नीति आयोग में देखेंगे तो 3 तरह का योजना इसमें शामिल है। एक है आपका एक्शन प्लान जो कि 3 साल के लिए है, एक है आपका स्ट्रेटेजी प्लान जो कि 7 साल के लिए है, और एक है आपका विजन प्लान जो कि 15 साल के लिए है ना। ये सभी पढ़ते हैं हम लोग। और विजन प्लान जो कि 15 साल के लिए है उसको हम लोग एक बुक में पढ़ते हैं, India@75। और India@75 बहुत ही मस्ट पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के लिए, आप उसको थोड़ा सा पढ़िएगा, ठीक है ना। फिर हम लोगों को योजनागत व्यय क्या है इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। फिर गैर योजनागत व्यय क्या है उसके बारे में डिटेल से पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है वो आर्थिक आधार पर वर्गीकरण देखते हैं। तो आर्थिक आधार पर वर्गीकरण जो है इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है, एक है आपका राजस्व व्यय और एक है आपका पूंजीगत व्यय। तो फिर हम लोग देखेंगे कि राजस्व व्यय क्या होता है और पूंजीगत व्यय क्या होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो राजस्व व्यय वो होता है कि सामान्यतः राजस्व व्यय जो है वैसे व्यय को कहते हैं जो सरकार के देनदारियों में ना कमी करते हैं ना ही वृद्धि करते हैं, और साथ ही साथ ऐसे व्यय से परिसंपत्तियों का निर्माण भी नहीं होता है। दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए तो राजस्व व्यय की भूमिका पूंजी निर्माण में भी नहीं होता है। सामान्यतः सरकार के दिन प्रतिदिन से संबंधित कार्यों पर होने वाले व्यय को हम लोग राजस्व व्यय कहते हैं। इसको बोला जाता है कि एक्सपेंडिचर ऑन डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये सब देखते हैं। तो दिन ब दिन का जो खर्चा है सरकार का उसको इसमें हम लोग रक्षा व्यय, लोक प्रशासन पर होने वाला व्यय, हस्तांतरित भुगतान, ब्याज भुगतान, लोक उपक्रमों पर होने वाला भुगतान, राज्य सरकारों एवं विधानसभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेशों को दिया जाने वाला लेखानुदान, इन सभी को इसमें शामिल करते हैं। तो ये सभी जो है वो आपका राजस्व व्यय के अंदर ही सब शामिल हो जाता है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए आप तो पाएंगे कि राजस्व व्यय के अलावा जो है एक आपका पूंजीगत व्यय भी होता है, और सरकार के वैसे आय जिनसे सरकारी देनदारियों में कमी एवं लोक परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है। मतलब देनदारी में कमी होगा लेकिन परिसंपत्ति यानी कि एसेट में वृद्धि होगा, उसको हम लोग बोलेंगे पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय में देनदारियों में क्या होगा, कमी भी नहीं होगा और परिसंपत्तियों में वृद्धि भी नहीं होगा, तो उसको हम बोलेंगे राजस्व व्यय। सेम वही सिंपल सी कॉन्सेप्ट है राजकोषीय नीति वाला ही। तो यहाँ पे राजस्व व्यय क्या है उसके बारे में बताना होगा आपको, पूंजीगत व्यय क्या है उसके बारे में बतलाना होगा आपको, एकदम डिटेल से बतलाना होगा। फिर हम लोग ये भी जानते हैं कि 2017 से भारत सरकार जो है वो प्रकार्यात्मक वर्गीकरण के अंतर्गत जो है योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय की संकल्पना को समाप्त कर दिया है। अब उसके आधार पर किसको स्टार्ट कर दिया है, तो आपका योजनागत और जो गैर योजनागत व्यय का जो कॉन्सेप्ट था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब विकासात्मक व्यय और गैर विकासात्मक वाला कॉन्सेप्ट आ गया है। पहले योजनागत और गैर योजनागत व्यय होता था, अब विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय होता है। तो फिर आपको बतलाना होगा कि विकासात्मक और व्यय क्या होता है, गैर विकासात्मक व्यय क्या होता है, इन सभी के बारे में बतलाना होगा। विकासात्मक व्यय जो होता है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं ना सामाजिक आर्थिक विकास में होने वाला व्यय विकासात्मक व्यय कहलाता है। जैसे कि आवश्यक सेवाओं पर होने वाला व्यय, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, आवास के ऊपर, स्वच्छता के ऊपर, पेयजल के ऊपर होने वाले व्यय, इन सभी को विकासात्मक व्यय कहते हैं। इसके अलावा गैर विकासात्मक व्यय में क्या हम लोग शामिल करेंगे कि इसके अंतर्गत दिन प्रतिदिन से संबंधित आवश्यक सेवाओं पर होने वाले व्यय को शामिल करते हैं। जैसे कि लोक प्रशासन, न्यायपालिका एवं आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा पर होने वाले व्यय को हम लोग गैर विकासात्मक व्यय में शामिल करते हैं। इस तरह से आपको कम से कम 6-7 वो कीवर्ड याद रखना होगा, जिससे आप कम से कम 1 पेज लिखने की स्थिति में रहिएगा। तो ये बतलाना होगा आपको, ठीक ना। तो ये तो हम लोग बता दिए हैं। अब उसके बाद फिर हम लोग बताएंगे कि भारत के संदर्भ में ये सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण। तो 4 गो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे ना भाई, ये 4 गो था ना। तो 4 गो पहला पढ़े थे लाभ के आधार पर वर्गीकरण,
फिर पढ़े थे हम लोग आय के आधार पे, और जिसको हम लोग बोलते हैं आय के आधार पे वर्गीकरण। तीसरा पढ़े थे प्रक्रियात्मक या फिर कार्य के आधार पर वर्गीकरण। चौथा पढ़े थे हम लोग आर्थिक आधार पर वर्गीकरण। और फिर हम लोग पाँचवा पढ़ेंगे भारत के संदर्भ में सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण। और भारत के संदर्भ में अगर हम लोग सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण देखें तो ये आपका 4 तरह का आता है। कितना? तो 4 तरह का आता है। पहला है आपका विकासात्मक राजस्व व्यय, दूसरा है आपका गैर विकासात्मक राजस्व व्यय, फिर तीसरा है आपका विकासात्मक पूंजीगत व्यय, फिर है आपका गैर विकासात्मक पूंजीगत व्यय। तो विकासात्मक राजस्व व्यय, गैर विकासात्मक राजस्व व्यय, विकासात्मक पूंजीगत व्यय और आपका गैर विकासात्मक पूंजीगत व्यय, इन सभी के बारे में आपको एक एक करके डिटेल से बतलाना होगा कि क्या होता है। विकासात्मक राजस्व व्यय क्या होता है, फिर गैर विकासात्मक राजस्व व्यय क्या होता है, फिर आपका विकासात्मक पूंजीगत व्यय क्या होता है, गैर विकासात्मक पूंजीगत व्यय क्या होता है, सबका एग्जाम्पल देंगे। और सभी एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ से कनेक्ट करते करते एक ही साथ मतलब कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसके बारे में बतलाना होगा आपको, ठीक है। उसके बाद सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि सार्वजनिक व्यय की विशेषता क्या है। तो ये आपका कम से कम 8 से 10 गो पॉइंट में आपको याद रखना पड़ेगा कि सार्वजनिक व्यय का विशेषता क्या क्या है। विशेषता बहुत सारा है। अगर देखिए हम लोग विशेषता तो कई सारा है आपका। तो सार्वजनिक व्यय की अगर विशेषता देखें तो वो सब आप देखिएगा थोड़ा सा, बहुत सारा है, 8-10 गो है। जैसे कि आपका अधिकतम सामाजिक लाभ यानी कि मैक्सिमम सोशल बेनिफिट, ये इसका विशेषता है। मितव्ययिता का सिद्धांत यानी कि द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक, ये भी इसमें आता है। और ये भी हम लोग जानते हैं कि इसमें वो और भी बहुत सारा है। इसमें कीवर्ड तो नहीं है, लेकिन आप उसको नोट से ही पढ़ना पड़ेगा। तो 7 से 8 गो जो है वो कम से कम 2 पेज में लिखा हुआ है कि सार्वजनिक व्यय की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सार्वजनिक व्यय की विशेषताओं के बारे में आपको वहाँ पे पता चलेगा। इसके अलावा जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है कि सार्वजनिक व्यय या फिर जो लोक व्यय है, इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है। तो ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। सार्वजनिक व्यय या फिर लोक व्यय का जो प्रभाव है ये आपका सिलेबस में नहीं दिया हुआ, देख लीजिए। सिलेबस में क्या दिया हुआ है कि सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत दिए हुए हैं। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि कारण पूछा गया है, और उसका अर्थव्यवस्था में प्रभाव पूछा गया है, और आंतरिक और बाहरी ऋण पर पूछा गया है। तो सार्वजनिक व्यय या फिर लोक व्यय का प्रभाव पूछा गया भाई, सॉरी। तो प्रभाव पूछा गया है, इसका अर्थव्यवस्था में प्रभाव क्या पड़ता है वो नहीं लिखा डायरेक्ट, अच्छा लिखा है, और उसका अर्थव्यवस्था में प्रभाव, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ बोला गया है कि सार्वजनिक व्यय या फिर जो लोक व्यय है इसका क्या प्रभाव पड़ता है अर्थव्यवस्था में। तो इसमें 3 गो चीज़ बताना पड़ेगा कि सार्वजनिक व्यय का उत्पादन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, सार्वजनिक व्यय का वितरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, सार्वजनिक व्यय का उपभोग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सभी के बारे में आपको बतलाना होगा। तो उत्पादन पे क्या प्रभाव, वितरण पे क्या प्रभाव, और आपका जो है वो उपभोग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी के बारे में एक एक करके डिटेल से आपको बताना होगा। और इसको जब बताइएगा तभी जो है आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छा से क्लियर हो पाएगा। इसमें देखते होंगे, अगर अब आप अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देखते होंगे तो उत्पादन, वितरण और उपभोग के ऊपर प्रभाव पड़ता है इसका, आर्थिक स्थिरता के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, आर्थिक समृद्धि के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, आर्थिक विकास के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। तो अगर अर्थव्यवस्था में देखेंगे तो 4 गो चीज़ याद रख लीजिएगा। पहला आपका उत्पादन, वितरण और उपभोग के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। दूसरा आर्थिक स्थिरता पर इसका प्रभाव पड़ता है। तीसरा आर्थिक समृद्धि पर इसका प्रभाव पड़ता है। चौथा आर्थिक विकास पर इसका प्रभाव पड़ता है। ये हम लोग जानना होगा। ये जो है आर्थिक, ये वाला 3 गो पॉइंट है कि आर्थिक गतिविधियों और आर्थिक क्रियाओं पर होने वाला प्रभाव, यानी कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंज्यूमर, उत्पादन, वितरण और उपभोग पर होने वाला प्रभाव, इसको हम लोग सिलेबस में केवल हम लोगों को ये पढ़ना है। आर्थिक स्थिरता पर क्या प्रभाव, आर्थिक विकास पे क्या प्रभाव, आर्थिक समृद्धि के पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सिलेबस में नहीं पूछा गया है, लेकिन हम लोग को थोड़ा थोड़ा इसके बारे में भी जानना होगा, ठीक है। तो जो है अर्थव्यवस्था में इसका क्या प्रभाव है वो केवल जो है ये पूछा गया है, बोला गया सिलेबस में अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या प्रभाव है, बस इतना ही, ठीक है ना। तो हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि सार्वजनिक व्यय का जो है उत्पादन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि वस्तुओं के उत्पादन पे क्या होगा, सेवाओं के उत्पादन में क्या होगा, इन सभी के बारे में हम लोग सब कुछ देखेंगे। फिर सार्वजनिक वस्तु देखो हम लोग फिर देखेंगे आय के चक्रीय प्रभाव पर लोक प्रभाव का क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि आय का चक्रीय प्रभाव देखेंगे। फिर लोक व्यय का सार्वजनिक सेवाओं के उत्पादन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका भी एक हम लोग जो है मतलब ये ग्राफ वगैरह, ये फ्लो चार्ट वगैरह बनाएंगे। पहला तो बताएंगे क्या कि आय के चक्रीय प्रभाव पर लोक व्यय का क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर एक फ्लो चार्ट बनाएंगे जिसमें बोलेंगे लोक व्यय का
सार्वजनिक सेवाओं के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी आपको बतलाना होगा, ठीक है ना। और फिर आप जो है वो लोक व्यय का उत्पादन प्रक्रिया में चक्रीय प्रभाव को बताना होगा। तो हम लोग लोक व्यय का उत्पादन प्रक्रिया में चक्रीय प्रभाव क्या होगा, तो उत्पादन प्रक्रिया में प्रभाव को हम लोग बताएंगे कि आय के चक्रीय प्रभाव का लोक व्यय का, आय के चक्रीय प्रभाव में, प्रभाव नहीं, सॉरी सुनिए, आय के चक्रीय प्रभाव पर लोक व्यय का प्रभाव, ये पहला फ्लो चार्ट बनाएंगे। दूसरा, लोक व्यय का सार्वजनिक सेवाओं के उत्पादन पर प्रभाव, ये दूसरा फ्लो चार्ट बनाएंगे। इसके बाद जो है इसको एक एक करके डिटेल से हम लोगों को बतलाना होगा। पहला बताएंगे कि सार्वजनिक व्यय का उत्पादन पे क्या प्रभाव पड़ेगा डिटेल से, फिर बताएंगे सार्वजनिक व्यय का वितरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर इसको बताएंगे डिटेल से, फिर सार्वजनिक व्यय का उपभोग पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका भी बताएंगे हम लोग डिटेल से। तो केवल इस वाले पॉइंट को बताना है, यानी कि उत्पादन, वितरण और उपभोग पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधि पे बताना है। आपको आर्थिक स्थिरता में, आपको आर्थिक समृद्धि में, आपको आर्थिक विकास में नहीं बतलाना है, ठीक है ना। लेकिन आप थोड़ा बहुत लिख दीजिएगा, एग्जाम में चलेगा, थोड़ा थोड़ा करके सबके बारे में लिख दीजिएगा, वो आपका चल जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया है। उसके बाद जो है आपको पढ़ना पड़ेगा कि यहाँ पे देखिए, आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा कर करके। तो ये आर्थिक गतिविधि वाला, तो ये पॉइंट बता दीजिएगा, आर्थिक गतिविधि वाला आप, ये इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए तीनों के बारे में। उसको बताइएगा कि आर्थिक व्यय का आर्थिक स्थिरता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आर्थिक व्यय का यानी कि लोक व्यय का यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर का आर्थिक स्थिरता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो भी बतलाना होगा। हम लोग जानते हैं कि जो है आपका ये हमेशा होना चाहिए, ये जो है AD इक्वल टू एस होना चाहिए हमेशा, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ये हम लोग जानते हैं, ये बराबर वाला कॉन्सेप्ट हम लोग को चाहिए, ठीक ना। ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग लेके चलते हैं। फिर हम लोग देखते हैं, इसी में हम लोग देखते हैं कि आपका यहाँ पे देखते हैं आप, ग्रॉस सेविंग इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, यानी कि सकल बचत इज इक्वल टू सकल निवेश, दोनों बराबर है तो आपका आर्थिक स्थिरता ठीक है। दोनों में अगर कोई भी ऊपर नीचे हुआ, कम बेसी हुआ, तो यहाँ से फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो इसके बारे में भी आपको बतलाना होगा डिटेल से, इसके बारे में कि क्या है क्या नहीं है सो, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको बतलाना होगा कि लोक व्यय का आर्थिक स्थिरता पे क्या प्रभाव पड़ता है, लोक व्यय का आर्थिक स्थिरता पे प्रभाव बतलाना होगा आपको इसके बारे में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया है। उसके बाद फिर लोक व्यय का आर्थिक समृद्धि एवं विकास पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी आपको बतलाना होगा। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है। फिर इस सब टॉपिक को आपको अपडेट भी करना होगा ताकि पॉइंट आपका बढ़ेगा कुछ ना कुछ आगे चल के। फिर सार्वजनिक व्यय का सिद्धांत भी आता है, सार्वजनिक व्यय का सिद्धांत के बारे में पता होना चाहिए कि सार्वजनिक व्यय का सिद्धांत, जैसे कि आपका वेगनर का सिद्धांत, पिकॉक वाइस मैन का सिद्धांत, ये सब सर नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत ये सब के बारे में पता होना चाहिए। आप थोड़ा सा सर्च कीजिएगा, ज़्यादा नहीं, कम से कम 2-2 4-4 लाइन सबके बारे में पता होना चाहिए। वेगनर का सिद्धांत जो है सार्वजनिक व्यय के संदर्भ में क्या कहते हैं, और पिकॉक वाइस मैन का सिद्धांत क्या कहता है सार्वजनिक व्यय के संबंध के बारे, सार्वजनिक व्यय के संबंध में, इन सभी के बारे में आप 4-4 लाइन जो है वो गूगल कीजिएगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप ज़्यादा पढ़ के आप उसको रख नहीं पाइएगा। 4-4 लाइन पढ़िए, आप वहाँ से उसको निकाल ले जाइएगा, ठीक है ना। तो ये वाला भी पॉइंट आपको समझ में आया होगा, इसमें भी ज़्यादा घबराइएगा नहीं, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी हम लोग ऐसे ही करके चलेंगे इसको आगे लेकर, ठीक है। तो आज हम लोग जो है वो आपका टॉपिक नंबर 5 देखे, जिसमें हम लोग सार्वजनिक व्यय यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में देखे, और इसके बारे में ज़्यादा लंबा तो नहीं था, ये बहुत छोटा टॉपिक था। ये सबसे JPSC क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन आप इसको रेडी करके रखिएगा हमेशा कि कभी भी पूछा जा सकता है ना। तो आप कीवर्ड वगैरह तैयार रखिए, इसका वे फॉरवर्ड कैसे 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 हम लोगों को जाना है, तो ये आपको रास्ता पता होगा कि हम लोग को हाँ ऐसे ऐसे पढ़ना है, तो आप इसे मैनेज कर ले जाओगे, ठीक है ना, दिक्कत नहीं होगा। तो यही मेरा कहने का अर्थ था, ठीक है। तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिए बेहतर तरीके से, फिर आपको कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो आज हम लोग जो है वो सार्वजनिक व्यय वाला टॉपिक का सारा कीवर्ड दिखे, ठीक है। और सार्वजनिक व्यय में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना था, बस इतना ही पढ़ना है। और इतना जब आप पढ़ लीजिएगा सार्वजनिक व्यय में, तो फिर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस इसके ऊपर आप चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, ताकि आपके पास दिमाग में ये सब रहे, है ना, ताकि आप एक अच्छा उत्तर लिख पाने की कंडीशन में रहे। अगर आपके पास कंटेंट ही नहीं रहेगा तो फ्लो चार्ट, डायग्राम,
मैपिंग, ग्राफ वगैरह अभी से यूज करके क्या कीजिएगा, वो सभी आप साइड बाय साइड स्टार्ट करते जाइए, उस सबको भी आप यूज करने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन जो है आप कम से कम ये सब तो कंटेंट को बढ़ा लीजिए ना। कंटेंट को बढ़ाने के लिए कम से कम आपको कीवर्ड पता होना चाहिए कि ये सार्वजनिक व्यय बोले तो सार्वजनिक व्यय में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, वो आपको पता होना चाहिए। बाकी बात आपको थोड़ा बहुत छोड़ना ही पड़ेगा, आप सब कुछ पढ़ के सब कुछ याद नहीं रख सकते हो, ठीक है ना। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। कल की क्लास में हम लोग जो है वो बजट के बारे में कीवर्ड देखेंगे कि बजट क्या है क्या नहीं है, सो ठीक है। तो ज़्यादा घबराना नहीं है। अभी तक अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय आय का कीवर्ड जाने, उसके बाद इन्फ्लेशन टॉपिक का हम लोग कीवर्ड जाने, इन्फ्लेशन टॉपिक के बारे में पढ़े हम लोग। इन्फ्लेशन के बाद जो है वो आपका पब्लिक फाइनेंस यानी कि लोकवित्त का कीवर्ड देखे, लोकवित्त के अलावा जो है देखे हम लोग। तो आपका नेक्स्ट जो है वो सार्वजनिक व्यय के बारे में हम लोग जो है टॉपिक पढ़े, सार्वजनिक व्यय राजकोषीय नीति के बारे में पढ़े यानी कि फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के बाद आज हम लोग जो है वो सार्वजनिक व्यय यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़े। कल की क्लास में हम लोग जो है वो बजट के बारे में पढ़ेंगे कि बजट का क्या क्या जो है वो कीवर्ड है, बजट के बारे में पढ़ लेंगे। बजट के बाद फिर हम लोग जो है वो आपका बजट के बाद बीओपी के बारे में जानेंगे, और ये सब के बारे में थोड़ा बहुत कल की क्लास में हम लोग, कल नहीं परसों के बाद, परसों में हम लोग परसों क्लास में इसको देखेंगे। तो परसों हम लोग जो है बीओपी के बारे में यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद फिर जो है हम लोग ये आपका ग्रुप ए लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा, ग्रुप ए का जो भी टॉपिक था सो, है ना। और ग्रुप ए में थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि ये जो ग्रुप ए में है, और मतलब कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी सभी में आपको कृषि यानी कि एग्रीकल्चर का थोड़ा थोड़ा सा पार्ट देखने को मिलेगा पढ़ने के लिए। तो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन जो है हम लोग एक ही साथ लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए अलग से तो नहीं कर रहे हैं। तो इसमें 8 गो टॉपिक इसमें पढ़ेंगे हम लोग, टोटल 11 टॉपिक है। 11 टॉपिक में 8 गो टॉपिक हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, और इसके बाद जो है एक एग्रीकल्चर टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि 9 गो टॉपिक तैयार करेंगे ग्रुप ए में। और ग्रुप ए में 9 गो टॉपिक तैयार करके रखेंगे तो 9 गो टॉपिक में से कम आपको एक गो क्वेश्चन तो भीड़ जाएगा, ठीक है ना। तो यही हम लोग का रणनीति है, और इसी रणनीति के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो आई होप ये क्लास पसंद आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।